गुड मॉर्निंग साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में, चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख ही लिया होगा, जानते हैं क्या कि आज की जो अदालत है, आज की इस अदालत में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोनाउन। क्या क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोनाउन आज की हमारी टॉपिक है। और आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन लगभग कंप्लीटली समझ लेंगे और कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम यूज ऑफ द प्रोनाउन पढ़ेंगे। मतलब प्रोनाउन क्या होता है, कैसे होता है, उसका सबका क्लासिफिकेशन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब सभी में डिफरेंस क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे, सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप लोग अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप मतलब कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं किसी क्लास में, 10th 12th 11th मतलब कोई भी क्लास में हो, तो ये टॉपिक जो है आपके लिए डेफिनेटली मतलब इंपॉर्टेंट है ही। तो आज की हम अदालत में क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोनाउन पढ़ेंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोज की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है। PRONOUN। यार प्रोनाउन तो बताना मतलब मेरी मूर्खता है कि प्रोनाउन अगर किसी को ना आता हो तो मतलब ये बिल्कुल आप लोग जान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है। कम से कम प्रोनाउन तो आप सभी को आता ही होगा। फिर भी जब मैंने शुरू किया है तो प्रोनाउन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है। प्रोनाउन देखिए, आप लोगों ने सुना होगा नाउन। नाउन क्या होता था? संज्ञा होती थी। क्लियर है? संज्ञा क्या होती थी? किसी भी का नाम, पूरे संसार में नाउन इज द नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम वो संज्ञा होती थी। क्लियर? और प्रोनाउन जानते हैं क्या होता था? प्रोनाउन अभी मैं बताऊंगा नहीं, सबसे पहले मैं एग्जांपल लिखूंगा। एग्जांपल जैसे मैं समझाता हूं आप लोगों को कि देखिए, मान लीजिए कह लीजिए कि सत्यम तिवारी आप सभी को पढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सत्यम तिवारी आप सभी को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यह लिखा है। और फिर दूसरा वाक्य में यही बोलूं कि मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, तो चाहे सत्यम तिवारी पढ़ाए चाहे मैं पढ़ाऊं, बात तो एक ही है। इसमें कोई दिक्कत, मतलब इस दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर है? चाहे मैं कहूं कि सत्यम तिवारी पढ़ा रहे हैं, चाहे कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर है? नहीं है। चाहे मैं कहूं कि मतलब अनुज लिख रहा है, चाहे मैं कहूं कि यह लिख रहा है, दोनों वाक्यों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि तब भी अनुज लिख रहा था और मैंने जब कहा कि यह लिख रहा है तब भी अनुज लिख रहा है। तो मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी के नेम के स्थान पर यूज हो जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर सत्यम तिवारी के स्थान पर मैं, एक शब्द था मैं की इंग्लिश होती है आई। सत्यम तिवारी था नाम और सत्यम तिवारी की जगह पर क्या यूज हुआ? आई, मैं। तो मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाम की जगह पर यूज होते हैं और बिना अर्थ परिवर्तन हुए, मतलब उनके अर्थ में भी चेंज नहीं होता है और नाम के स्थान पर वो यूज कर लिए जाते हैं। नाम मतलब नाउन। क्लियर? नाम मतलब नाउन। तो यहां से हमारी डिफिनेशन क्या निकल के आई कि वह शब्द, पहले हिंदी में समझते हैं, वह शब्द जो भाई संज्ञा के स्थान पर यूज हो जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। क्या होती है? सर्वनाम। तो भाई क्लियर है, साफ है यहाँ पर कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। आप लोगों ने देखा भी कि सत्यम की जगह पर मैं का यूज हुआ, सत्यम तिवारी के स्थान पर आई का यूज हुआ या नहीं हुआ? तो सत्यम तिवारी नाउन था, आई सर्वनाम हो गया। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मैंने पहले ही कहा कि जो संज्ञा के स्थान पर यूज कर लिए जाते हैं वह सब सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें आप लोगों को आई होप आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी इंग्लिश डिफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी जानते हैं? वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। आप लोग इसको लिख सकते हैं, वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्लियर? अब बात आती है क्लासिफिकेशन। तो भाई क्लासिफिकेशन की जो बात आ गई वो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं, ध्यान सुनिएगा बात को। प्रोनाउन के काइंड्स की मैंने बात की है और काइंड्स, पार्ट्स और टाइप्स तीनों अलग अलग चीजें होती हैं और इस बात को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस में कि पार्ट्स क्या होता है, काइंड्स क्या होता है और टाइप्स क्या होता है। इन तीनों बातों को मैंने क्लियर कर दिया है वहां पे। अब यहां पर जो प्रोनाउन का होता है वो होता है काइंड्स, कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं। हम 10 को याद जानते हैं किस ट्रिक से रखते हैं। मतलब मैं अपनी ट्रिक बताता हूं कि 10 को हम याद किस प्रकार से रखता हूं। एक शब्द है पीरियड, PERIOD,
टी, पीरियड। इसी से मैं 10 शब्द को जो है याद रखता हूँ, DR सॉरी, इसी शब्द से मैं 10 प्रोनाउन को याद रखता हूँ। यहाँ समझने वाली भी एक बात है कि स्पेलिंग में ओ जो है ये नगण्य मानकर हम चलेंगे, कि मतलब ये नहीं लगा है ये मानकर हम चलेंगे। मतलब पीरियड की स्पेलिंग को कंप्लीट करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई। वास्तव में जो प्रोनाउन हमारे स्टार्ट होते हैं PERI और D से होंगे, ओ से हमारा कोई प्रोनाउन नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम इसको याद किस प्रकार से रखते हैं, पीरियड। किससे, पीरियड से। हम ओ इसलिए जुड़ गया क्योंकि पीरियड एक स्पेलिंग बन जाती है और ये नॉर्मल लोगों को याद भी रहेगी कि पीरियड, लेकिन वहां पर आप लोगों को यह भी याद होना चाहिए कि ओ से कुछ नहीं होता है। क्लियर, ओ से कोई प्रोनाउन नहीं आएगा। तो 10 प्रोनाउन होते हैं, 10 को हम याद किससे रखेंगे, पीरियड से। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कौन किससे कौन कौन सा प्रोनाउन आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लूंगा, डायरेक्टली इकट्ठा लिख लूंगा। पहले मैं बता रहा हूँ, फिर लिख लूंगा, फिर एक एक को हम समझाते चलेंगे। देखिए ध्यान से, पी से आपका आएगा पर्सनल प्रोनाउन, काम खत्म। ई से आपका आएगा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी और एम्फैटिक 3 हो गया। कितने हुए, एक इससे आ रहा है, एक पी से, 2 ई से, एक्सक्लामेटरी और एम्फैटिक। आर से आपका आएगा रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल। रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल। तो आपके हो गए 3 आर से। 3 कितने हो गए, आर से याद हो गए। तो तीनों क्लियर हैं। अब बात आई आई से, तो आई से आपका होगा इंट्रोगेटिव और इंडेफिनिट, तो फिर 2। आई से आपका इंट्रोगेटिव और इंडेफिनिट, क्लियर। अब बात आई डी से, तो अब डी से चूंकि 10 टोटल होते हैं, बचे कितने, 2 1 3 3 3 6 और 2 8। यहां तक टोटल 8 हो गए हैं, 2 बचे हैं। तो एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो 10 प्रोनाउन के मैंने नाम आपको गिना दिए। मैं 10 को लिख लेता हूं। 10 में अंतर क्या होते हैं यहां पर मैं समझा देता हूं। उसके बाद में एक एक को जो मैं उसमें और क्लासिफिकेशन होगा तो मैं एक एक को अलग भी कर दूंगा। अगर जिसमें नहीं होगा तो उसको मैंने नॉर्मल वहीं पर बता दूंगा, उसके आगे मतलब उसको छोड़ दूंगा। तो आई होप आपसे को 10 प्रोनाउन का नाम जो याद रखना वाला प्रोसेस है वो पीरियड से याद रखेंगे। पी से पर्सनल, ई से 2 होगा, आर से 3 होता है, आई से 2 और फिर डी से 2 होता है। इसको आप इस प्रकार से याद रखेंगे, 1 2 3, फिर रिवर्स कर दीजिए, 2 फिर 2। बस लास्ट वाला आप याद रखिए कि भाई जब लास्ट में कम पड़ेगा तो 2 ही तो कम पड़ रहा है 10 में, तो लास्ट वाला हम 10 ऑलरेडी 2 जानेंगे कि अब इससे 2 आएगा। तो हम इसी प्रकार से कुछ इसी ट्रिक से हम 10 प्रोनाउन को याद रखेंगे। नॉर्मली लोग यार कंफ्यूज हो जाते हैं और जब 10 है यार कितना टफ नाम तो ऑलरेडी भूल भी जाएंगे आप लोग। इसीलिए मैंने ट्रिक बनाई और ओ का कोई काम नहीं, ओ से कोई प्रोनाउन नहीं आता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो मैं इरेज करता हूं, 10 के नाम लिखता हूं, फिर जो है आगे का प्रोसेस करता हूं। साथियों जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्रोनाउन लिख लिया है। मैंने स्पेलिंग वाइज भी लिखा है। यहाँ से पी से 1 होता था, ई से 2, आर से 3, आई से फिर 2 और लास्ट में डी से फिर 2 होते थे। तो मैंने सबका अलग अलग यहाँ पर लिख लिया है ताकि आप लोग को याद करने में, ट्रिक बाय ट्रिक याद करने में आसानी हो और आराम से सब आप लोग जो है पहचान पाए। तो कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 है। इनको आप सबसे पहले या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अगर कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इन सब के आगे आप प्रोनाउन 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 लगा दीजिएगा, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, ये मतलब प्रोनाउन आप लोग सब में लगा दीजिएगा। मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 सेकंड के लिए हटता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर लिख चुके होंगे। वीडियो को पोस्ट करके आप लिख भी सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अब हम इसको पहचाने कि भाई क्या होता है ये प्रोनाउन, कहां से आ गया, किसमें क्या होता है, और हम अलग अलग यानी कि क्लासीफाई अगर कर ले जाए, कहीं अगर वाक्य लिखा है उसमें प्रोनाउन पहचान ले जाए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, रिफ्लेक्सिव है कि एम्फैटिक है। चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी सारी आपकी। इसमें अब आपको कुछ बताना मतलब बचेगा ही नहीं। आज क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोनाउन आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कुछ एग्जांपल इनके और इनको बताते चलूंगा। उसके बाद जो है पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा और डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूंगा आज की इसी वीडियो में, ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान से सुनिएगा। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन वो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर जो नाउन होता है, उसके स्थान पर जो प्रोनाउन यूज होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये नॉर्मल जानते हैं, जो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब जो प्रोनाउन होते हैं ये आपके पर्सनल प्रोनाउन में ही आते हैं। जो नॉर्मल वाले प्रोनाउन आपके होते हैं जो सब्जेक्ट पर एज ए सब्जेक्ट आप इन सब का यूज करते ही चले आए हैं, तो ये नॉर्मल है। ये आप मतलब इसमें कुछ बताना नहीं, इसको क्लासिफाई थोड़ा सा हम भी करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में मैं पढ़ूंगा अभी तुरंत इसके बाद। तो सबसे पहले मतलब इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसमें और कुछ नहीं, बस यही है। इसके आगे पर्सनल प्रोनाउन को अभी डिटेल में पढ़ा जाएगा।
यहाँ पर जो आज पढ़ने वाली कुछ स्पेशल बातें हैं वो आप लोग समझते चलिएगा। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन मतलब साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। क्लियर? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। अब बात आई भाई साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मतलब जैसे आपने कभी कभी सुना होगा व्हाट आ ब्यूटीफुल लेडी इज दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी दिस इज होता है। तो व्हाट आ, जो ही व्हाट अ ब्यूटीफुल आ गया, व्हाट आ, तो ये व्हाट जो यही डिपेंड करेगा कि आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है या नहीं है। जब आप लोगों ने एक्सक्लेमेटरी का ट्रांसलेशन पढ़ा होगा वहां आप लोगों को मैंने व्हाट आ और हाउ दोनों कहां पर कब किस कंडीशन में लगते हैं ये मैंने बता दिया था। हाउ आपका कब लगेगा और व्हाट आ कब लगेगा। तो हाउ के तुरंत बाद आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होना जरूरी है, लगा होना जरूरी है। तो यह डिपेंड करता है, वहीं पर जब लगा रहेगा तो वो तो आपका हो जाएगा तुरंत एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और अगर कहीं ऐसी सेंटेंस आ गए कि व्हाट और हाउ दोनों के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ना भी लगा रहे तो एक बात डिपेंड करेगी इस बात पर कि आपको वहां सेंस कवर करना होगा। क्या वहां पर कुछ ऐसी बात है जो आश्चर्यजनक है या जो अचानक घटी है। अगर कोई ऐसी चीज जो अचानक हो जाए वहां पर भी हम जो प्रोनाउन आएगा उसको जो है हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मानेंगे। क्लियर? सारी बातें क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो वहां पर भी हम इसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मानेंगे और इसमें कुछ नहीं था। और अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगा है तो यही वाट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड जितने भी हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड हैं वो सब आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बस डिपेंड ये इस बात पर होता है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो लगे कहां पे है, वो लगे कहां पर है। अगर यही क्वेश्चन वर्ड दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करेंगे, दो सेंटेंसों को आपस में रिलेट करने का काम करेंगे तो आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यही क्वेश्चन वर्ड, चीजें क्लियर हैं? यही क्वेश्चन वर्ड 3 जगह आपका यूज हो रहा है, तीनों जगह पर। बस इनमें तीनों में आपको डिफरेंस समझ लेना है। मैं यहां पर एग्जांपल के थ्रू आपको डिफरेंस समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसी क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है सेंटेंस में, इंग्लिश वाक्य में, तो आपका एक्सक्लेमेटरी होगा, कोई दिक्कत। और अगर यही सेंटेंस, यही क्वेश्चन वर्ड अगर आपके नॉर्मल व्हाट, हाउ, व्हिच इस तरीके से मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपका लिखा है तो वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब बात आई, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा पहले लगे होते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आप लोगों ने जितने भी इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन किए होंगे उसमें जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता था वो सबसे पहले लगता था। तो अगर ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य में सबसे पहले लगे हैं तो आप जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत आपको? और अगर यही क्वेश्चन वर्ड अगर आपके वाक्य के बीच में लगे हैं, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये एक वाक्य को दूसरे वाक्य से रिलेट कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत? तो आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे देखिए, दिस इज द पेन, दिस इज द मार्कर व्हिच आई बॉट यस्टरडे, मतलब यह वही पेन है जिसे मैंने कल खरीदा था। दिस इज द पेन एक वाक्य हुआ, और आई बॉट ए पेन यस्टरडे ये दूसरा वाक्य हुआ। तो दो वाक्यों को जोड़कर ना है विच जोड़ रहा है। दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, तो पेन की जगह आपका विच लगा है। तो पेन विच जो है एक तो क्वेश्चन वर्ड है ही, और दूसरा दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो ही यह जोड़ने का काम किया तो ही आपका क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पर यह हो गया, ये वो डब्ल्यू होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ दो वाक्यों को जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन। चीजें क्लियर? ये जो आपका होगा स्टार्टिंग में लगा होगा। जब भी आपने क्वेश्चन वर्ड जितना भी बनाया होगा, जितना भी इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन किया होगा, वहां पर क्वेश्चन वर्ड आपका स्टार्टिंग में अगर लगा होता है तो वो तो इंट्रोगेटिव हुआ। अगर बीच में आ गया तो रिलेटिव हुआ। अगर उसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया तो एक्सक्लेमेटरी हुआ। काम खत्म। तीनों का आप लोग एग्जांपल समझ जाएंगे। इसका व्हाट, व्हिच, व्हेन सब होता है, इसका भी व्हाट, व्हिच, व्हेन सब होता है। बस डिपेंड इस बात पर करता है कि वह लगा कहां पे। ये स्टार्टिंग में लगा होगा, ये वाक्य के बीच में लगा होगा। अब बात आई भाई, एक होता है इम्फेटिक और एक रिफ्लेक्सिव। ये दोनों प्रोनाउन भी सेम होते हैं। जितना भी सेल्फ वाला फॉर्म मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी स्वयं की जितनी भी अंग्रेजी बताई थी, हर सेल्फ, हिन सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ और माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सब जो होते हैं, ये सब जो सेल्फ वाले जितनी भी अंग्रेजी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी कि किस सब्जेक्ट के साथ अपनी स्वयं की अंग्रेजी क्या लगेगी। तो स्वयं की अंग्रेजी जितनी भी होती है, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, इस बात को आप लोग काफी में नोट कीजिए। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारी इंग्लिश जो होती है ये आपकी इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है। मतलब ये दोनों होगी, आपकी इम्फेटिक भी होगी और रिफ्लेक्सिव भी होगी। यही सारी इंग्लिश जो मैंने अभी बताई, स्वयं की इंग्लिश, स्वयं
की इंग्लिश, ENGLIS। एग्जाम्पल में आप लोग समझते चलिए, स्वयं की इंग्लिश क्या, माई सेल्फ, हर सेल्फ, यही सब। अब बात आई कि भाई ये एम्फैटिक भी होती है, रिफ्लेक्सिव भी होती है, तो इनमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्फैटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? क्या जवाब देंगे, उसका क्या उत्तर है? ध्यान से सुनिएगा। दोनों सेम चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस डिपेंड इस बात पर करता है कि अगर ये स्वयं की अंग्रेजी, मतलब ये हिमसेल्फ, माई सेल्फ, अगर ये सब आपका वाक्य के अंत में लगा है, मतलब लास्ट में लगा है, या फिर वर्ब के बाद लगा है, लास्ट में लगा है वाक्य के, या जो वर्ब होता है सेंटेंस में आपका उसके बाद लगा है, तो आपका होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस बात को आप लोग नोट कीजिए, या तो सबसे लास्ट में लगा हो, या तो आपका वर्ब के उसी पार लगा हो, इस पार ना हो, तो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर यही इंग्लिश आई, माई सेल्फ और हर सेल्फ, आवर सेल्फ, यही इंग्लिश अगर आपकी सब्जेक्ट के जस्ट बगल लगी हो, सब्जेक्ट के जस्ट बगल लगी हो, तो आपका हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। और अंतर क्या होता है? और देखिए, एम्फैटिक प्रोनाउन जो है बना है एम्फैसिस वर्ड से बना है, EMPHASIS, एम्फैसिस। एम्फैसिस का मतलब होता है जोर डालना या दबाव डालना, जोर या दबाव डालना, दबाव डालना। और देखिए, मैंने यह काम स्वयं किया, मैंने यह काम स्वयं किया, और मैंने स्वयं यह काम किया, तो यहां पर मेरे ऊपर एक दबाव सा पड़ रहा है कि मैंने स्वयं किया है यार, और मैंने यह काम स्वयं किया, ये नॉर्मल हो गया, और मैंने स्वयं यह काम किया। तो इन दोनों में अंतर जानते हैं क्या है? आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, ये तो हो गया ये इसका रिफ्लेक्सिव का, कि आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ लास्ट में लगा, और आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद माई सेल्फ लगा, तो ये आपका हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये जोर डालता है, दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर? तो इन दोनों में आई होप आपसी को अंतर समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव लास्ट में लगेगा, या फिर कम से कम वर्ब के बाद लगेगा। एम्फैटिक जो होगा ये आपका सब्जेक्ट के तुरंत बाद डालेगा, और तुरंत सब्जेक्ट को प्रेशर करेगा, सब्जेक्ट पर एम्फेसिस करेगा, सब्जेक्ट पर दबाव डालेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब आपका बचता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपके बचते हैं। तो सबसे पहली जो बात है मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव से बता दूं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो होते हैं ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर? देखिए, जैसे देखिए कि यह एक लड़का है तो दिस इज अ बॉय, वह एक लड़की है दैट इज अ गर्ल, तो ये सब ही तो प्रोनाउन है, तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं, नॉर्मल। क्लियर? जैसे ये आपका नॉर्मल था वैसे इसी प्रकार ये भी आपका नॉर्मल है। इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। जैसा कि इंडेफिनिट के भी नाम से स्पष्ट है, इंडेफिनिट के भी नाम से स्पष्ट है कि इंडेफिनिट मतलब अपूर्ण। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्तमान अपूर्ण काल। इंडेफिनिट मतलब अपूर्ण, मतलब जो पूरा ना हो, जो कंप्लीट ना हो, वही तो इंडेफिनिट होता है। तो जैसे देखिए, हम कह दें कि सम, SOME, सम, सम मतलब कुछ, और जो ही कुछ की बात आ गई तो क्या कुछ कंप्लीट होता है? कुछ पूरा नहीं होगा, कुछ पूरा नहीं होगा, तो कुछ आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्लियर? बात कर लेते हैं फ्यू। फ्यू, फ्यू मतलब भी कुछ होता है, फ्यू मतलब भी कुछ होता है, तो क्या फ्यू पूरा हो गया? कुछ नहीं हुआ। बात कर लेते हैं मेनी, MANY, मेनी मतलब होता है कई, मेनी मतलब कई, कई का भी मतलब पूरा नहीं हुआ, मतलब कई लोग इस काम को करते हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सभी लोग इस काम को करते हैं। तो जहां पर कोई चीज पूर्ण ना हो, मेनी, मच, इस प्रकार के जितने भी मतलब शब्द हैं, सम, फ्यू, मेनी, मच, और भी बहुत से इसमें आएंगे, तो इस प्रकार के मतलब जो जिस शब्द से आपको लग जाए कि यह कंप्लीट नहीं है, वो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो आई होप आपसे कोई इंडेफिनिट भी समझ में आ रहा होगा। सम मतलब कुछ, तो क्या कंप्लीट हुआ? फ्यू मतलब कुछ कंप्लीट हुआ? नहीं। मेनी मतलब मेनी है, हाँ, मेनी मतलब कई, क्या कंप्लीट हुआ? नहीं। नन मतलब कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, क्या कोई नहीं शायद डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाएगा, वो अलग ही है। तो ये सम, फ्यू, मेनी, ये सब आपके जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मतलब ऐसे शब्दों के अर्थ से आपका बोध हो जाएगा कि ये कंप्लीट नहीं है, पूरे नहीं है। क्लियर ये बात? अब बात आती है, रेसिप्रोकल भी छोड़ रहा हूं, बात आई डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि छितिर भितिर कर दे, बांट दे, खत्म कर दे, मतलब कोई भी संख्या हो उसको खत्म कर दे, बांट के रख दे, छितिर भितिर करके रख दे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट जैसे कहते नहीं है कि बाबा जी तरबूज लाए हैं और इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आपस में बांट लो। बांट देना का मतलब ये नहीं होता है कि डिवाइड कर दो। भाई कोई चीज जब आप बांटेंगे उसका मतलब ये नहीं डिवाइड कर दीजिए,
बांटना का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्लियर होनी चाहिए चीजें। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, छित्र बितर कर देना, कुल मिला के छित्र बितर। तो भाई डिस्ट्रीब्यूट मतलब जैसे देखिए आइदर आर, EITHER, आइदर आर। आइदर आर का मतलब होता है या तो तुमने या मैंने, मतलब दोनों में से एक ने, दोनों में से एक ने। तो भाई दोनों को तोड़ के अलग कर दिया, नहीं कर दिया आइदर आर आइदर आर ने। आइदर आर आइदर यू आर मी, मतलब या तुमने या मैंने, मतलब दोनों में से एक में तो खत्म कर दिया, दोनों में से एक को कर दिया। नाइदर यू नॉर आई, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर मतलब ना तो तुमने ना मैंने, मतलब किसी ने नहीं, सबको खत्म कर दिया। तो जब ऐसे शब्द आते हैं कि मतलब जब कई में से जब चीजें बट जाएं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, वहां पर आप लोग जान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। जैसे या तो तुमने या मैंने, दो में से एक किया। नाइदर ना तुमने ना मैंने। नोबडी मतलब किसी ने नहीं, सबको खत्म कर दिया। नन मतलब कोई नहीं, सबको खत्म करके रख दिया। तो मतलब ऐसे जितने नोबडी, नन, नोबडी, एनीबडी मतलब कोई मतलब सब में से कोई, सब में से कोई, एनीबडी सब में से कोई, क्लियर। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। क्यों आते हैं मैंने बता दिया कि ये जो शब्द हैं इनके अर्थ से ही पता लगता है कि ये कई चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट के रख रहे हैं। तो भाई हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बात आती है एक बचा रेसिप्रोकल। ये आखिर क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है, इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोनाउंस। ये जनरली दो प्रोनाउन से मिलकर बना होता है। जैसे देखिए नो अदर, नो अदर, नो अदर, वन एंड अदर, ऐसे एक तो हो गया नो, एक हो गया वन। नो मतलब कोई नहीं, कोई नहीं किसमें आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। अदर मतलब कोई दूसरा, कोई दूसरा मतलब किसमें आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो दो प्रोनाउन से मिलकर जनरली बना ये आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को आप तुरंत पहचान जाएंगे, जनरली दो प्रोनाउन से मिलकर बना होता है। वन एंड अदर मतलब एक दूसरे के साथ। तो वन कौन सा प्रोनाउन हुआ? एक। एक कौन हुआ? इंडेफिनिट, कई पूर्ण नहीं, एक कंप्लीट नहीं है। एक, दो, तीन, चार ऐसे जो नंबर्स होते हैं कंप्लीट नहीं है, पूरे नहीं है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएंगे। एंड अदर मतलब कोई, एंड अदर डिस्ट्रीब्यूटिव में आ गया। तो दो प्रोनाउनों की कॉम्बिनेशन ये होते हैं। मतलब जनरली जान लीजिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोनाउन। दो प्रोनाउनों से मिलकर ये बने होते हैं। तो भाई अब सारी चीजें आपके सामने क्लियर हैं। आई होप आपसे कोई सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और पहचान भी अब ले जाएंगे। एक बार में जल्दी रिवाइज। ये नॉर्मल IBU दे हो गए, इसमें नॉर्मल है, कुछ नहीं है। एक्सक्लेमेटरी वही क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग गया तो एक्सक्लेमेटरी। अगर क्वेश्चन वर्ड जो है दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो आपका रिलेटिव, रिलेट कर रहा है तो रिलेटिव। अगर आपका नॉर्मल वाक्य के सबसे पहले लगा है तो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, वही क्वेश्चन वर्ड। और अगर बीच में लगा है तो रिलेटिव। क्लियर। अब बात आई इम्फैथिक और रिफ्लेक्सिव। ये जो आपकी स्वयं की अंग्रेजी होती थी, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब अंग्रेजी आपकी इम्फैथिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती हैं। अब कब वो इम्फैथिक होगा, कब रिफ्लेक्सिव होगा, मैंने क्लियर किया कि जब दबाव डालेंगे, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब लग जाएगा तो आपका इम्फैथिक होगा। इम्फेसिस करेगा, दबाव डालेगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगेगा। और जब लास्ट में लगा हो या कम से कम वर्ब के बाद लगा हो तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। इंट्रोगेटिव समझ गए। रेसिप्रोकल ये दो प्रोनाउनों का कॉम्बिनेशन होता है, दो प्रोनाउनों से मिलकर बना होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, भाई इंडेफिनिट जैसा कि इंडेफिनिट के नाम से स्पष्ट है कि अपूर्ण, मतलब जो कंप्लीट ना हो, पूरा ना हो। एक यानी कि यहाँ वन आया, वन क्या पूरा है? वन के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, कंप्लीट भी नहीं है। दो, तीन, चार के नहीं कंप्लीट, सब मतलब कुछ इसके अर्थ से ही स्पष्ट है कि पूरा नहीं। फिर मतलब ही कुछ पूरा नहीं, मीनी मतलब कई का क्या मतलब हो गया कि पूरा, कई का पूरा मतलब नहीं हुआ। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो आपके इंडेफिनिट में आएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट, दिस जो नॉर्मल होता है इसको आप लोग याद रखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो छितर बितर कर दे, बांट दे, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब आइदर आ, जैसे या तो तुमने या मैंने, दोनों में से एक को किया। नाइदर ना तो तुमने ना मैंने, सबको खत्म कर दिया। नन मतलब कोई नहीं, नोबडी मतलब कोई नहीं, अदर मतलब कोई अन्य मतलब तुम नहीं कोई अन्य, अदर मतलब कोई अन्य। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आई होप आपसे को इतनी बातें जो है समझ में आ गई होंगी। जैसा कि मैंने कहा था पर्सनल प्रोनाउन को स्पेशल समझाऊंगा, तो अब इसको इरेज करता हूं और पर्सनल प्रोनाउन पर देखिए। आप लोगों की जो वीडियो थी काफी लंबी हो चुकी थी। लगभग मैं डेली जो है 20 मिनट की वीडियो, 20 से 22 मिनट की वीडियो बनाता हूं और ये वीडियो मेरी लगभग 25 से मिनट की ऊपर हो चुकी थी। इसीलिए अब यार अगर इसको भी मैं डिटेल में समझाता तो मेरी वीडियो लगभग 30 मिनट तो क्रॉस ही कर जाती मिनिमम। तो इसलिए मैंने ये चार्ट, जितनी भी बातें मुझे समझानी थी, मैंने एक चार्ट बना लिया है। इसमें मैं सारी बातें आप लोगों को आई होप समझा दूंगा और लिखने वाला जो प्रोसेस है लगभग खत्म कर दिया मैंने। इस चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्रॉप करके रख लीजिए। ये चार्ट आपको जानते हैं कहां पर, अभी तो इसका कोई वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे वहां पर ये जो चार्ट होगा, ये
लगभग 40% डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका बनवाएगा सिर्फ यही चार्ट। आप सोचिए 40% डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चार्ट बनवाएगा आपका, मतलब प्रोनाउन वाला जो केस है यही खत्म करेगा। तो इसको आप लोगों को याद करना है। इस चार्ट को आप लोगों को देख के, ये चार्ट लगभग आप लोग जानते भी होंगे, तो इसलिए इसको आप लोग समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए साथियों, जैसा कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन का जो पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर? फर्स्ट पर्सन में जानते हैं कौन होता है? जो बात को कहता है, जो बात को कहेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, जो बात को सुनेगा वो सेकंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में बात की जाएगी वो थर्ड पर्सन आपका होगा। क्लियर है बातें? जो बात को कहेगा फर्स्ट पर्सन, जो बात को सुनेगा सेकंड, जो बात को, जिसके बारे में बात होगी वो थर्ड होगा। क्लियर? आई होप आपसे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आई कि फर्स्ट पर्सन में आता कौन कौन है, तो आई और वी जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपका फर्स्ट में आता है, यू अकेला सेकंड में आएगा, और बाकी जितने भी हैं वो सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। क्लियर? तो एक आई वी फर्स्ट में आएगा, यू सेकंड में आता है, बाकी जितने हैं सब थर्ड में आएंगे। ये तो होते हैं सब सब्जेक्ट, और इन्हीं का ऑब्जेक्ट फॉर्म ये होता है। मैंने जब एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया था वहां पर सभी सब्जेक्टों का ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, तो इनका होता है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म। क्लियर है? इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, इनका जो पजेसिव केस होता है, पजेसिव मतलब इनके लिए अपना अपनी की अंग्रेजी क्या लगती है, अपना अपनी और स्वयं की अंग्रेजी भी इधर मैं बता दूंगा भी। तो अपना अपनी की अंग्रेजी किसके साथ क्या लगती है, वही उसका पजेसिव फॉर्म होता है। तो आई के साथ माई लगेगा, बी के साथ हवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिट, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स, दे के साथ दियर। ये इनकी अपना अपनी की अंग्रेजी लगती है। अब बात आई, और इसमें सारी चीजें तो क्लियर हो गई, इसमें और कुछ बताना नहीं था। पर्सनल प्रोनाउन 3 भागों में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट कौन होता है? जो बात को कहता है, सेकंड कौन होता है? जो बात को सुनता है, और थर्ड कौन होता है? जो जिसके बारे में बात हो। बात आई इन सब की जो है, अब बात आती है कि इन सब की स्वयं की अंग्रेजी क्या लगेगी इन सब के लिए। आई के लिए लगता है आई, माई, मी, माई सेल्फ। आई के लिए माई सेल्फ, बी आवर सेल्फ्स, बी आवर सेल्फ्स। यू के लिए यू, योर सेल्फ्स, ही, हिज और हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, स्वयं की, इट, इट्स सेल्फ, दे, देयर, देमसेल्व्स। तो इन्हीं में लगभग आप ये अस वाला हटा दीजिए, और मी के लिए माई सेल्फ होगा, अस के लिए बी आवर सेल्फ होगा, यू योर सेल्फ, और हिम के लिए आपका क्या था? हिमसेल्फ, हर के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, और देम के लिए देमसेल्फ। लगभग यही हो गए। तो आई होप आप सभी को इसमें भी कोई डाउट नहीं बचा होगा। ये आपका रहा चार्ट जो कि डायरेक्ट में काम आएगा, तो इसको आप लोग यहीं से नोट करिए। और दूसरी बात, अगर आपको मेरी वीडियो जो है समझ में आई हो, सबसे बड़ी पसंद आई है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ प्रोनाउन लेकर, मतलब वहां पर हमसे समझेंगे प्रोनाउन का यूज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप कोई भी कंपटीशन, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यूज ऑफ प्रोनाउन इज द मोस्ट इसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन। और अगर आप कोई क्लास में है तो भी तो इंपॉर्टेंट है ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।